स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। और आज का हमारा भारत के भूगोल का टॉपिक है नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। और नदी तंत्र में आपके सामने जो चित्र बना हुआ है ये है गंगा तंत्र का। और गंगा तंत्र को इससे पहले आप इतना डीप कभी नहीं पढ़े होंगे, किसी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे। तो 1 मिनट बस आपसे लूंगा गंगा तंत्र को समझाने के लिए। आपको पता है उत्तराखंड और नेपाल की तरफ एक दर्रा है नीति, माना नीति लेपुलेख। नीति दर्रे के पास से, नीति दर्रा जहां पे है वहीं पे एक जगह है वसुधा टाल। वहीं पे एक जगह है, यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे बेटा वसुधा टाल। वसुधा टाल, वसुधा टाल। और वसुधा टाल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, वह नदी है हमारी कौन सी? धौली गंगा। वसुधा टाल से एक नदी हमारी निकलती है, वह नदी है हमारी धौली गंगा। धौली गंगा अपने आगे बढ़ रही है। उसके बाद उसी हिमालय पे एक जगह है सतोपथ हिमानी। ये भी एक क्या है? ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर? सतोपथ ग्लेशियर है, जहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा। जहां से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और उसी हिमालय पे एक जगह है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ। वहां से एक नदी निकलती है ऋषि गंगा। कौन सी निकलती है? ऋषि गंगा। ऋषि गंगा और अलकनंदा, ऋषि गंगा और अलकनंदा बद्रीनाथ के समीप मिल जाती हैं। बद्रीनाथ के समीप मिल जाती है। अलकनंदा और ऋषि गंगा बद्रीनाथ के समीप मिल जाती है। और यहां से आगे जो नदी बढ़ती है वह बढ़ती है अलकनंदा। कौन बढ़ती है? अलकनंदा। और अलकनंदा बद्रीनाथ से नीचे उतरने के बाद, आगे बढ़ने के बाद इस नदी में नीति दर्रा या वसुधा टाल से आने वाली कौन सी आती है? धौली गंगा नदी आती है। और धौली गंगा आकर विष्णु प्रयाग के पास किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में। तो ये आपका क्या है? विष्णु प्रयाग। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, पंच प्रयाग। पंच प्रयाग का पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग का पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। अब आपको पता है जब दो बराबर एक गहराई और एक कम गहराई वाली नदियां आपस में मिलती हैं तो जो सबसे बड़ी नदी होती है, छोटी नदी उसी में मिलने के बाद विलुप्त हो जाती है। जैसे अलकनंदा एक बड़ी नदी है और धौली गंगा छोटी नदी है। तो धौली गंगा अलकनंदा में मिलने के बाद जो आगे बढ़ी वो आ गया कौन? अलकनंदा। आगे आई अलकनंदा। फिर अलकनंदा अपने हिमालय में आगे बढ़ते हुए जब नंद प्रयाग के पास पहुंची, एक जगह है नंद प्रयाग। पंच प्रयाग का दूसरा प्रयाग कौन सा है बेटा? नंद प्रयाग। जब ये नंद प्रयाग के पास पहुंची तो नंद प्रयाग में इनसे एक, इनके बाएं ओर से एक नदी आके मिली, नंदा किनी। कौन आके मिली? नंदा किनी। कहाँ पे मिली? नंद प्रयाग पे। और इनसे मिलने के बाद भी अलकनंदा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कर्ण प्रयाग नामक जगह पे बाएं तट से आके मिली पिंडाल। बाएं तट से आके मिली पिंडाल। और तीसरा प्रयाग हो गया हमारा कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग हो गया हमारा कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग के बाद जब नदी आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद रुद्र प्रयाग नामक जगह है, रुद्र प्रयाग नामक। और फिर हिमालय की तरफ से एक और नदी आ रही है। आप अगर केदारनाथ मंदिर की फोटो देखते होंगे तो इसके उत्तर में, इसके पीछे ग्लेशियर है जिसका नाम है चौरा बाड़ी। एक ग्लेशियर इसी के मंदिर के चारों तरफ से ग्लेशियर है, नाम है चौरा बाड़ी। वहां से एक नदी निकल रही, कौन सी? मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। जब ये आगे बढ़ेगी तो ये जगह आपका होगा सोनप्रयाग। आपको पता होगा, जो लोग गए होंगे घूमने मेरे भाई, सोनप्रयाग तक गाड़ियां जाती हैं, फिर यहां से यहां तक क्या करना पड़ता है? 22 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सोनप्रयाग के बाद गाड़ियां चलना बंद हो जाती है। तो सोनप्रयाग पे, सोनप्रयाग नामक संगम पे, प्रयाग संगम है। त्रियुगी नारायण एक जगह है हिमालय पे, त्रियुगी नारायण। वहां से एक नदी आती है वासुकी गंगा। और ये आके सोनप्रयाग में किससे मिल जाती है? मंदाकिनी में। अब यहाँ पे आगे बढ़ी मंदाकिनी, आगे आई, आगे आई और ये लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंच जाती है कहाँ? रुद्रप्रयाग पे। और रुद्रप्रयाग पे इन दोनों का संगम बनेगा। और ये इससे मिलने के बाद अपनी अलकनंदा नदी फिर क्या करेगी? आगे बढ़ जाएगी। कौन आगे बढ़ेगा?
अलकनंदा फिर आगे बढ़ जाएगी। तो जो चौथा प्रयाग है हमारा वो हो जाएगा बेटा रुद्रप्रयाग। चौथा प्रयाग हमारा है रुद्रप्रयाग। अब अगर कभी क्वेश्चन आएगा विष्णुप्रयाग बराबर धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, नंदप्रयाग बराबर अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग पे क्या लिखोगे पिंडाल प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग बराबर अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अब आगे बढ़ेंगे कहां पे, अभी देवप्रयाग पांचवा नहीं आया है। और जब ये नदी हमारी आगे बढ़ेगी यहाँ से अलकनंदा, तो एक जगह आएगी देवप्रयाग, और देवप्रयाग में बाईं ओर से मिलके आएगी कौन सी, भागीरथी। यही वो नदी है जहाँ पे कहा जाता है भागीरथ ने तपस्या किया था गंगोत्री नामक पे, और हिमालय की गंगोत्री नामक ग्लेशियर से कौन आएगी, भागीरथी। और देवप्रयाग नामक स्थान पे यह किससे मिल जाएगी, देवप्रयाग नामक स्थान पे यह मिल जाएगी आपकी किससे अलकनंदा से। और ये भी बराबर गहराई की नदियां हैं, जितनी बड़ी ये होगी जितनी गहराई उतनी बड़ी है। और जब दो बराबर गहराई की नदियां आपस में मिलती हैं तो जो उससे आगे मिलती है, अब यहाँ पे कौन सी आ गई नदी, अब इस जोन के बाद यहाँ पे नदी आ गई गंगा। तो गंगा का निर्माण देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है। जिसके बाद गंगा ऋषिकेश आती है, और ऋषिकेश के पहले शिवपुरी नामक स्थान पे गंगा में दाएं तट से एक नदी आके मिलती है चंद्रभागा। कौन मिलेगी, चंद्रभागा। और उसके बाद गंगा हरिद्वार आएंगी। और यहाँ पे प्रश्न आएगा कि गंगा पहली बार मिट्टी पे या जमीन पे बहना कब प्रारंभ करेंगी, तो हरिद्वार से। और हरिद्वार के बाद जब यूपी में प्रवेश करेंगी तो यूपी के बिजनौर जिले से गंगा कहाँ आ जाएंगी, यूपी के बिजनौर जिले से गंगा आ जाएंगी हमारी उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के 27 डिस्ट्रिक्ट को बहते हुए बलिया से क्या करेंगी, गंगा निकल जाएंगी बिहार में। ठीक, तो आगे बात करेंगे प्रश्नों की। आज की श्रृंखला है हमारा अपवाह तंत्र, सिंधु जल तंत्र, दूसरा टॉपिक है हमारा गंगा जल तंत्र, और तीसरा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र जल तंत्र। एक टॉपिक कह दें तो हिमालय जल तंत्र। आइए पहला प्रश्न है हमारा गंगा जल तंत्र, पहला प्रश्न है सिंधु जल तंत्र का निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदियों से तुलना करें। पहला प्रश्न है तुलना करना है, बिहार पीसीएस का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। पहला प्रश्न कह रहा है अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर रहती है। तो मेरे प्यारे भाई पहली लाइन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी लाइन, हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक होती है, अधिक खड़ा है। हिमालयी नदियों का ढाल अधिक खड़ा है, सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक सरल कारण है। भैया ढाल इनका खड़ा है, किनका खड़ा ढाल है, हिमालयी का, तो ये क्षरण ज्यादा कौन करेगी, हिमालयी करेगी। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, और 1 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे जाकर मिलती है। इतनी देर जो बकवास तुमसे किया गया है यार, बकवास का कारण भी है कि प्रश्न कहाँ का है तुम देख लो, और कोई कारण बकवास का नहीं है। हम तुमको बता रहे कोई कारण बकवास का नहीं है। एक फिगर देखने अगर होगा तो हम तुमको दिखा दे ये क्या बकवास कर रहा है इतनी देर से। सिविल का प्रश्न है तो याद वे होता भी है, कितनी बकवास करना उचित भी है इसके लिए। अब आप ध्यान से इसको देखिए, 1 मिनट इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर वही आ जाएंगे। देखो, सिंधु नदी तिब्बत से निकल रही है। कहां से निकल रही है,
तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेंगमायुंगडुंग से निकल के जास्कर लद्दाख पहाड़ियों के मध्य होते हुए नीचे आई पाकिस्तान चली गई। यहां से क्या किया, पाकिस्तान चली गई। मिठान कोट से इसने एंट्री लिया, यहां से पाकिस्तान को निकल गई। अब इसके नीचे झेलम, पूरी क्वेश्चन को समझ लेना, चिनाब चंद और भागा से बनेगी, तो झेलम किसमें मिल गई, चिनाब में मिल गई। रावी किसमें मिल गई, चिनाब में मिल गई। ये चिनाब पूरी देखो, चिनाब आके अपने यहाँ पे अलग धारा पे मिल गई। अब लेकिन नीचे से अलग देखो, वही मानसरोवर के निकट सतलज निकली रासक ताल से हिमालय की तीनों श्रेणियों को एक सीधी रेखा में काट दिया, सिपकीला दाला से भारत में प्रवेश लिया और सीधा इसमें आके व्यास मिलेगी, सीधा जाके किससे मिल गई, सीधा जाके मिल गई किससे, सिंधु से। तब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वो यही प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछता है आप समझो। वो कह रहा है मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड रुक जाओ जरा सा, वो क्या कह रहा है देखो। ये प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देख लिया जाए। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं। 1, 2, 3 किसी एक में मिल गई। जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है निम्नलिखित में से एक कौन सी है, जो सीधे किससे मिल गई, सिंधु से मिल गई। तो ऑप्शन कौन सा हमारा से सही हो गया, डी वाला। कौन सा सही हो गया, सतलज। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस देश में, किस क्षेत्र में बहती है। आपको मैंने बताया कि चंद्र और भागा मिलके, चंद्र और भागा मिलेंगी तो क्या बनेंगी, ये लाहौल स्पीति से निकलेंगी चंद्र भागा, लाहौल स्पीति से निकलेंगी चंद्र और भागा, और ये तंडी नामक स्थान पे मिल के बन जाएंगी क्या, चिनाब। क्या बन जाएंगी, चिनाब। तो यहाँ पे हमको लगाना है लाहौल स्पीति से निकलेंगी चंद्र और भागा। अगला प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। अभी दूसरे प्रश्न में कहा कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को काट के एंट्री कौन लेता है, सतलज लेती है। हिमालय की तीनों को या हिमालय की सभी श्रेणियों को सीधे काट के कौन आती है, सतलज आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है। भैया ट्रांस हिमालय के पार की सिंधु भी है, झेलम, गंगा, रावी नहीं है। कौन सी, अकेले सतलज है, क्योंकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों लगभग आसपास की एरिया मानसरोवर झील के निकट से निकलेंगी। ठीक, वो ट्रांस हिमालय का जोन है। अगला प्रश्न है, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है। दूध गंगा, अब आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में पेनगंगा, वेनगंगा, दूध गंगा एक नदी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक छोटी नदी है जिसका क्या नाम है, दूध गंगा, जो झेलम की सहायक है। किसकी है, बहुत छोटी नदी है। किसकी, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र होता तो हम लोग दूध गंगा में महाराष्ट्र मार देते, क्योंकि वो फेमस है, और जम्मू कश्मीर वाली दूध गंगा फेमस नहीं है, तो हमने यहाँ किसको रख लिया, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। हिमाचल से बह के झेलम नहीं है, झेलम के बाद तुम नीचे आ जाओ, झेलम के बाद नीचे आ जाओगे तो कौन कौन सी नदी है, एक बार देख लिया जाए, 2 मिनट लगेगा। चारों ऑप्शन में देखो, हिमाचल से बहने में चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये चारों वहां से बहेंगी। और तो यहाँ पे केवल ब्यास चिनाब, केवल चिनाब, रावी, सतलज, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। फिर तुम्हें इस पे शंका आएगी, ये बहती है कि नहीं बहती है, ये बड़ा डाउट है। अब आपको बता दें, उत्तराखंड के मैप में सबसे पश्चिमी जोन से ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश लेगी, और जब ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में प्रवेश लेगी
तो ये सहारनपुर और यूपी के बीच में सीमा बनाते हुए एक आध बार हिमाचल जाएगी, फिर सहारन हिमाचल यूपी की सीमा बनाते हुए बहती है, और यमुना हिमाचल प्रदेश में भी बहेगी। हिमाचल प्रदेश और यूपी की सीमा बनाते हुए आती है, तो ये कहाँ बहेगी? हिमाचल में बहेगी। अगला प्रश्न ये आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये पांचों वाला हो जाएगा। एक रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज और यमुना भी हिमाचल में बहेगी। अगला प्रश्न, अगर ये एक पॉइंट देख लो, अगर यहाँ पे कह देता है कि इन तीन का उद्गम होता है, तो इन तीनों का उद्गम ही कहाँ है? इन तीनों का उद्गम ही होगा हिमाचल में। ये तिब्बत से बह के आएगी, हिमाचल में सिर्फ बहती है, और ये भी हिमाचल में सिर्फ बहती है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित की तथा निधिकूट को प्रयोग करिए। अब आपको बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा ध्यान से और पढ़ाया गया है बिष्ट दुआब, बारी दुआब, रचना दुआब, चाज दुआब। यहाँ पे 5 दुआब पढ़ाया गया था आपको, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो क्या एक भी दुआब आपको याद है? अगर एक भी दुआब याद है, बिष्ट याद है या बारी याद है, तो तुम अगर बिष्ट याद है तुम पहले बता दो। बिष्ट किन किन के बीच है? बिष्ट होगा ब्यास और सतलज के मध्य। बिष्ट होगा ब्यास और सतलज के मध्य। और ये मेरा पॉइंट 100% क्लियर है, ये सर सही है। और कुछ नहीं पता, नहीं पढ़ाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई तो किया जाए। ए में आ जाओ। क्या ए में किसी ऑप्शन में 3 है? 3, 1, 4, 1, मतलब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो बी वाला 2 में, बी वाला 2 में, सी वाला 1 में और डी वाला सामने। तो चाज दुआब, चिनाब, झेलम, रचना दुआब, रावी चिनाब, बिष्ट दुआब, ब्यास और बारी दुआब, रावी ब्यास। ठीक, ये आपको देख लेना था और आगे बढ़ते। लिखाया भी गया है, कई बार प्रश्न भी आता है। सॉरी। अगला प्रश्न भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही अनुक्रम क्या होगा? नीचे दी गई नदियों का, तो आपको बता दें सिंधु, बड़ी बड़ी नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सतलज इसमें सबसे अंत में है। श्योक, स्फीति, जास्कर सब सिंधु की छोटी सहायक नदियां हैं। ठीक, अब सतलज सबसे नीचे है, तो किस ऑप्शन में सतलज नीचे है? पहले मैंने उसको देखना है कि क्या इन दोनों में सतलज नीचे है? नहीं, बीच में है। तो ये दोनों ऑप्शन सबसे पहले तुम क्या करो? गलत कर दो। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन है अब क्या सही होगा? तो अब तुम देखो, श्योक आगे होगी या जास्कर फिर स्फीति, या श्योक स्फीति या जास्कर होगा? तो मेरे भाई श्योक सबसे पहले मिलेगी इसमें, फिर जास्कर रहेगी, जास्कर से फिर स्पीति रहेगी, लाहौल स्पीति से। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का, अनुवर्ती नदी का, अक्रमवर्ती नदी का या पदवर्ती नदी का या अपवाह तंत्र का। तो गंगा या हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां लगभग किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि ये एक बार अपनी दिशा में बहते ढाल की अनुक्रम में बहती हुई चली जाती है। पूर्ववर्ती नदियां वो हैं जो ढाल के नियम को फॉलो करते हुए बहती आगे को बढ़ती चली जाती है, वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। और गंगा उसमें ढाल के नियम को फॉलो करती है, जहां ढाल जाएगा बहती चली जाएगी, पूर्ववर्ती नदी है। और हिमालय की लगभग सभी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, लगभग। ठीक, अपवाद में का भले नाम होगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है। यार ये आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा बार, और तुम खुद कमेंट कर दो जल्दी से। आया हुआ प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद्मा। क्या कहा जाता है? पद्मा। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है। सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा झेलम, सिंधु नहीं आएगी, कहाँ चले जाए? सिंधु यहाँ कहीं नहीं आएगी, झेलम आएगी। तो एक ही ऑप्शन बचा। और अगर इसमें एक ऑप्शन और होता तो हो जाता गंगा। गंगा का नाम है तुम बता दो पद्मा। दूसरा है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में जमुना। और एक नदी इसमें और मिलती है आके, मेघना।
और इन तीनों का संयुक्त क्या कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा। इन्हें तीनों पे बनता है, ठीक, तीनों बनेगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। जी सही उत्तर चुनिए। यार प्रदूषित तो है गंगा, तो नो डाउट ये तो सही है। क्या इसकी व्याख्या करता है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है, तो ये तो सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। ये गलत कह रहे हैं, जो जितनी पवित्र होती है उतना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से लगभग है। गंगा की जो जलोढ़ मृदा है, ऊंचाई कितनी है सतह की, तो बेटा यहाँ पे दो राइटर हैं। एक राइटर है ओल्डम्स। ओल्डम्स कहे हैं कि ये सतह की ऊंचाई है 4000 से 6000 मीटर, ओल्डम्स ने कहा है। लेकिन ग्लेनी ने कहा है, ग्लेनी के अनुसार ऊंचाई है 2000 मीटर। तो यहाँ पे किसी के अनुसार नहीं पूछा और 2000 नहीं दिया है, तो तुम 6000 को क्या कर दोगे, ठीक कर दोगे और आगे बढ़ चलोगे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी संगम, अभी 2 मिनट पहले बताया, सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम पे स्थित, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित, यहां तक तो अभी भी सही है। सबसे बड़ी पीठ के रूप में, सबसे बड़ी पीठ तो नहीं है लेकिन स्थापित है, तो ये गलत है और ये तीनों सही है। ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, जल्दी से आपको बता देना है कि नंदप्रयाग पे कौन मिलेगा, रुद्रप्रयाग पे। तो रुद्रप्रयाग पे अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलाया था किसको, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। ऑप्शन ए में 2 है। ये विवादित क्वेश्चन है, विवाद में रहा था, लेकिन तब भी ग्रुप लगाया तो आंसर हम इसी को लगाएंगे। क्यों विवादित है अब तुम देख लो। B4 नंदप्रयाग, ये विष्णु गंगा और मंदाकिनी। अब हम यहाँ पे विष्णु गंगा को क्या कह रहे हैं, मंदाकिनी। ये यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो। सी में 3 कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार सही है। और देवप्रयाग क्या है, अलकनंदा, भागीरथी। ये यहाँ पे गलती हो गई थी बेटा, इसलिए इसको ऑप्शन में हटाया गया था, लेकिन बी हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मंदाकिनी किस जल प्रवाह मुख्य संबंधित है, अलकनंदा से। किससे संबंधित है, अलकनंदा से संबंधित है, अलकनंदा से। अब अलकनंदा मंदाकिनी कहां से निकलेगी, मंदाकिनी अभी पढ़ाया तुमको चौराबाड़ी से, केदारनाथ से आएगी सोनप्रयाग पे, आगे बढ़ेगी, आपको पढ़ाया हो। अब इसको है नहीं उसमें। धौली गंगा, लेकिन धौली गंगा तो सब सही है, लेकिन पूर्वी धौली गंगा, ये क्या आ गया, नीति दर्रे के उधर से जो एक नदी निकलती उसे पूर्वी धौली गंगा कहेंगे, जो भारत नहीं आती, नेपाल जोन की तरफ जाने लगती है। और जब नेपाल जोन की तरफ जाएगी तो नेपाल और उत्तराखंड का जो विवाद है वो काली नदी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा काली नदी, उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न, वहां का डी प्रश्न बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, क्या उसमें कुछ भी समय लेना है कि मिनट नहीं लेना है, या तुमसे पूछे कमेंट वैसे भी नहीं करते हो तो कर दे सीधा देवप्रयाग। अगला प्रश्न उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कहां से, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। कौन बहती है, मंदाकिनी बहती है, उसमें कुछ बताना है नहीं आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मंदाकिनी के तट पे, सॉरी ये देखो गलत हो गया, किसके तट पे स्थित है, बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ स्थित है मंदाकिनी के तट पे। तो यहाँ पे कौन स्थित है, अलकनंदा के तट पे मंदाकिनी और बद्रीनाथ स्थित है।
अगला अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। वाह नदी का मतलब, अब अगर यार ऑप्शन में गंगा है तो किसी पे सोचने की जरूरत ही तुमको नहीं है। 2525 किलोमीटर। अब ठीक, दूसरा कौन सा है? दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। तीसरी कौन सी है? नर्मदा है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और चौथी कौन सी है? महानदी है 851 किलोमीटर। तो आपको सबसे बड़ी वाह कौन सी है? 2525, गंगा हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो गोमुख से निकलेगी। कहां से निकलेगी? गोमुख से। यहाँ पे ये भी अगर ये नहीं होता था गंगोत्री लगाते, लेकिन गोमुख ग्लेशियर से निकलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है। भैया यही जहां तुम पढ़ रहे हो सुल्तानपुर में, जो सुल्तानपुर के बगल बहती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदान से, फुलहर झील से। कहाँ से होगा? गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत से। ठीक है ना। आगे बढ़े, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यमुना सतत वाहिनी, यहाँ पे आ हटा दो, सतत वाहिनी नदी है। आ हटा दिए तो ये सही है, लेकिन नहीं तो ये गलत है, ए सही है। तो ए सही परंतु आर गलत आपका टिक हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नहीं है? सहायक नहीं है, यमुना की सहायक नहीं है। तो यमुना की सहायक हिंडन है, चंबल है, बेतवा है, केन है। लेकिन राम गंगा गंगा की सहायक है। राम गंगा गंगा की यूपी में पहली सहायक है बाईं ओर से, या बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक राम गंगा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री के निकट बंदरपुंछ ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? बंदरपुंछ नामक ग्लेशियर से, यमुनोत्री से होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? मेरे प्यारे भाई, सोन नहीं मिलेगी यमुना से। सोन अमरकंटक जोन से निकल के पटना से आगे किससे मिलेगी? गंगा से मिलेगी। और ये तीनों यमुना से मिलेंगे। अभी आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे देख लीजिए। यमुना तंत्र नहीं है क्या यार? ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका यमुना तंत्र है। ठीक, यमुना में एक नदी यहाँ पे आके मिलेगी हिंडन, जो गाजियाबाद की तुम्हारी है हिंडन। उसके बाद देखो, यमुना में इस जगह पे चंबल जाके मिलेगी, यूपी में चंबल मिलेगी। अब चंबल की सहायक क्षिप्रा, जहां पे उज्जैन का कुंभ लगेगा। चंबल की सहायक काली सिंध, चंबल की सहायक पार्वती, और चंबल की सहायक बनास, जो राजस्थान से आएगी, जिसके तट पे कोटा शहर, फेमस प्रश्न। तो चंबल की, सिंध चंबल की, बेतवा चंबल की, केन चंबल की, लेकिन सोन गंगा की। अभी प्रश्न मिलेगा, ये ध्यान रखना, पश्चिम से पूरब चंबल, सिंध, बेतवा, केन। पूरब से केन, बेतवा, सिंध, चंबल। पॉइंट क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? डिक्टो पॉइंट आगे तुमको दिखा दें। क्षिप्रा, काली, पार्वती, बेतवा। देखो प्रश्न सेट भी हो गया है। अब चंबल में आ जाओ। चंबल की जमीन को उत्पात की भूमि कहते हैं। चंबल नदी की घाटी को भारत में घड़ियाल का घर कहते हैं। घड़ियालों का प्राकृतिक आवास चंबल की घाटी है, एमपी विंध्य पर्वत। अब चंबल में क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है? क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है। तो बेतवा यमुना की सहायक है, न कि चंबल की। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी है
मतलब वह कौन सी नदी जो उत्तर को पानी लेके बहेगी। बहुत पॉपुलर प्रश्न है। एक प्रश्न आएगा कि गंगा की कौन सी सहायक दक्षिण से आकर मिलती है। दोनों में कौन सी दक्षिण से आकर मिलेगी या कौन उत्तर वाहिनी है। दोनों में सोन होगा, दोनों में सोन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी यमुना और सोन के मध्य, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का काम करेगी। यमुना को घुमा देगी, इलाहाबाद में मुड़ जाएगी और इलाहाबाद के उधर से सोन ऐसे चली जाएगी। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर। कौन सी है? कैमूर। इलाहाबाद यमुना को मोड़ के गंगा में कर देगी, बीच में लाइन होगी, उस पार कौन चला जाएगा? सोन होते हुए पटना चली जाएगी। कैमूर पहाड़ी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है मेरे प्यारे भाई? जल ग्रहण क्षेत्र महानंदा है, सोन है, रामगंगा है और गंडक है। तो जल्दी से पता हो तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि तैयारी कर रहे हो, 17 मेंस का प्रश्न है। तुम कमेंट करो, मैं इसका भी उत्तर कमेंट में तुमको दे दूंगा। नहीं तो कहो अभी दे दूं, जो तुम कह दो यार। इस ऑप्शन को रख लो, इसका उत्तर तुमको मैं दे दूंगा कमेंट में। तुम भी प्रश्न लिख के उत्तर डाल दे रहा हूं। ठीक, जल्दी तुम पहले लेकिन कमेंट करो कि सबसे ज्यादा क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, सोन का ज्यादा है कि महानंदा का ज्यादा है, गंडक का ज्यादा है कि रामगंगा का ज्यादा है? छोड़ दे रहा हूं, एक छोड़ दे रहा हूं। चलो अगला प्रश्न है, मोरी बंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो मेरे प्यारे भाई, बंगाल का जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, उसी का एक भाग है मोरीबंद डेल्टा, जो उसका भाग है मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और उसका जो तीसरा भाग है ज्वार डेल्टा। किसका? बंगाल डेल्टा का भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार का प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। गंगा के किनारे मतलब गंगा बिहार के 12 राज्यों से बहती है, 12 जिलों से बहती है गंगा। अब अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी के 27 जिलों से बहेगी, झारखंड के 1 जिले से बहेगी गंगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जब आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन नदी का हिस्सा नहीं है? पुनपुन बिहार है, अजय छोटी नदी बिहार की है, जलांगी है, जोक नदी हिस्सा नहीं है, ये महानदी की हिस्सा है। जोक महानदी की हिस्सा है, जोक हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर प्रदेश राज्य में सोन याद होती है, हिंडन भी होती है, शारदा भी होती है, गंडक नहीं होती। गंडक क्यों नहीं होती? ये सीधा जो है सिक्किम से होते हुए आपकी जाके गंगा में मिल जाएगी, यूपी में प्रवाहित नहीं होगी। गंडक यूपी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, हिमालयी नदी है, यूपी में नहीं मिलेगी। भारत में यारलुंग जंगबो नदी का किस नाम से जाना जाता है? भैया ये नाम एक ही नदी का हो सकता है, ब्रह्मपुत्र का। चीन के मामले के है, वो लोग चाहे जो नाम रख लेंगे, ब्रह्मपुत्र का। अगला है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से कौन निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है। लेकिन अगर हम आपसे यहाँ पे कह दें कि मानसरोवर के निकट से सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन उपयुक्त सभी का भी हमारा सही हो सकता है। उपयुक्त सभी का हम एक ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन, निम्नलिखित नदियों पे विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? सुवर्णगिरी, लोहित, बराक। तो भैया बराक तो नहीं बहती, क्योंकि बराक मणिपुर की नदी है, मणिपुर मिजोरम होके असम जाती है।
लोहित अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, दिबांग में तब जाके ब्रह्मपुत्र बनी, सुवर्णगिरी भी बहती है। तो दो तीन बहती है, केवल 2-3 पे तुम टिक मार के आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है तुम्हारा कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस, तो मेरे प्यारे भाई मानस किसकी नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक, ब्रह्मपुत्र की सहायक है मानस। आगे बढ़ेंगे हम, और जब आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। आगे 2 प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? दिबांग, कामेंग, लोहित। इनमें से आपको बताना है कौन सी सहायक है। मेरे प्यारे भाई दिबांग भी, कामेंग भी, लोहित भी, 1, 2, 3 तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। और इसमें से लोहित जो है ब्रह्मपुत्र के बाएं हाथ से, और कामेंग दिबांग ब्रह्मपुत्र के दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जहां ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार तीस्ता का उद्गम तो वहां नहीं है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और वह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी। ये तो सही है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये भी सही है। ये गलत है। ये पॉइंट हमारा क्या है मित्र? गलत हो जाएगा। और जब ये पॉइंट गलत है तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग 1 है? तो क्या कमेंट करके बता सकते हो? आज के 2 प्रश्न हैं, और दोनों को तुमको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न है ये लास्ट नंबर पे, और दूसरा प्रश्न तुम्हारा कौन सा था? दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई आपका, 1 मिनट रुक जाइए, मैं दे रहा हूं आपको। दूसरा प्रश्न कौन सा था? आप दोनों क्वेश्चनों को, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, और उसके बाद उस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, और जरूर कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हें पता है या कौन सा नहीं पता है। और मैं दोनों का जवाब तुमको कमेंट में जरूर दूंगा। मैं दोनों का जवाब तुम्हें कमेंट में जरूर दूंगा। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब तुमको देना, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? आप पूर्वावलोकन या नेट पे नहीं जाइएगा, एक बार दीजिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स जवाब देने आ रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतर मटेरियल के साथ आऊंगा। धन्यवाद।